दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत के आज के इस गुरुवार के शाम के 8 बजे हम लेकर आते हैं शून्य से शिखर तक यानी सक्सेस टॉक। और आज हम सफलता की कहानियों के भीतर नासिक से एक व्यक्ति से आपकी पहचान कराने जा रहे हैं। कहा यह जाता है कि जब जिद और जुनून साथ में हो और जिद और जुनून के साथ यदि आप काम करना चाहें तो दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके काम को रोक सकती हो। जिद जुनून ये आपको सफल होने के लिए लालायित करते हैं, हमेशा प्रेरित करते हैं। और इसीलिए हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, धरा हिला गगन गुंजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी ज्योतिषी जल जला। भुजा भुजा फड़क फड़क रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर, तो सबसे पहले वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजक सजक, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सदा चले, थके न तू, रुके न तू, थके न तू। हरिवंश राय बच्चन की इन कविता की पंक्तियों के साथ, हरिवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों के साथ मैं रूबरू करवाने जा रहा हूं और परिचय देने जा रहा हूं मेरे साथ आज सफलता की कहानी जो बताएंगे सक्सेस टॉक में शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचते हैं। एक किसान का बेटा, एक किसान परिवार में जन्मा बेटा एक सपना लेकर के चलता है, अपनी नौकरी खुद नहीं करूंगा, दूसरों को नौकरी देने के लिए खुद को तैयार करूंगा और अपने दम पर एक शहर के भीतर पहचान बनाना, ऐसे कार्य करके दिखाना जिसका सपना, जिसका जुनून वो बचपन से लेकर के चल रहे थे। यानी मैं कह रहा हूं कहानी आज नासिक से आदरणीय विलास देसाले जी की। विलास देसाले जी के बारे में मैं आपको रह रहकर थोड़ी थोड़ी चीजें जरूर बताऊंगा, लेकिन कुछ चीजें बताना उनके परिचय के साथ बहुत जरूरी हो जाता है कि कक्षा 10वीं और 12वीं से ही जिस बालक ने अपने पिता के साथ जाकर के खेत में काम करना पसंद किया और वहां पर किसी प्रकार की कोई चॉइस नहीं रखी कि मैं ये ही करूंगा, हर प्रकार के काम किए, सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो काम करते वक्त किंतु परंतु नहीं करता, कामों का चयन नहीं करता, आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार जो काम करता चला जाता है। सो आइए मैं बुला रहा हूं और आप लोगों से मिला रहा हूं विनायका डिस्ट्रीब्यूटर और सिद्ध विनायक ट्रेवल्स के ओनर, मालिक, सीएमडी आदरणीय श्री विलास देसाले जी को। विलास जी स्वागत है। पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि इस देश को इतनी ताकत, जुनून और विचारों से प्रेरित करने वाले हमारे एंकर श्री रवि जी साहब, कि आप जैसे लोग तो हमारे देश के लिए एक रत्न है। क्योंकि न जाने कितने लोगों के पास आज ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान का उपयोग आप जैसे लोग चुन चुन के अच्छे अच्छे संवाद कार्यक्रम में आप बुलाते। हम बहुत प्रेरित होते हैं ऐसे कामों से। न जाने बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं और बड़े बड़े नामचीन लोगों को बुलाते हैं, लेकिन इन सब लोगों को की आज जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे देश के न जाने 90% लोग एक सामान्य जिंदगी जीते हैं और लोगों को एक आदर्शवत ऐसे लोग चाहिए होते कि जिन्होंने ये सक्सेस स्टोरी बनाई है, इस सक्सेस में जीरो से सक्सेस हुए हैं। इसके लिए आप जैसे ऐसे विचारों पे क्रांति करने वाले आपको पहले तो धन्यवाद देता हूं। और आपका परमिशन लेके मैं आपको पहले एक तो ये बात बताना चाहता हूं मेरे देशवासियों को कि हमारे देश की पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकशाही तंत्र में आज राज करने वाले सबसे बड़े पद पे बैठने वाले मोदी जी साहब का जन्मदिन है और वो हर रैली में कहते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर होना चाहिए। उनको तो पहले मेरे महाराष्ट्र की भूमि से हर कष्ट करने वाला इंसान की तरफ से मैं पहले उनको बधाई देना चाहता हूं और उनको बधाई के साथ ये भी कहना चाहता हूं कि आपके ये शुद्ध हाथों से पूरी इस देश के हर
कष्ट करने वाले इंसान का भला हो, और आपसे यही अनुरोध करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं आपकी अच्छी जिंदगी के लिए। और अभी रूबरू होते हैं, आप स्टार्ट करें सर। जी, आदरणीय विलास जी, बहुत शुक्रिया। हम तो एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कोरोना के इस कठिन समय में कि कुछ पॉजिटिविटी कम से कम लोगों तक पहुंच पाए। उमेश, जय हिंद। कल्पना जी, जय हिंद, नमस्कार। और जो अन्य लोग देख रहे हैं उन सभी को आज की शाम का प्रणाम। साथियों, सक्सेस टॉक या शून्य से शिखर तक, ये दरअसल एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके भीतर हम समाज के उन व्यक्तियों को आपके बीच लाते हैं जिन्होंने सही रूप में संघर्ष और संघर्ष के साथ में सफलता पाई है, जिन्हें सफलता विरासत में नहीं मिली, जिनके पिताजी ने और दादाजी ने उनके हाथों में वसीयत नहीं पकड़ा दी कि ये तुम्हारी कुर्सी है, कल से तुम यहां बैठोगे, जिन्होंने खुद के दम पर कुछ करके दिखाने का काम किया है, कुछ करके दिखाया है। हम ऐसे लोगों को लाते हैं, ऐसे लोगों के साथ बातचीत करते हैं और उनके माध्यम से कुछ नया सीखने का काम करते हैं। पिछले हफ्ते हमारे साथ थे आदरणीय तुषार रावल जी, सीएमडी माही ग्रुप। 2 दिन पहले मेरे साथ थे डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी, और आज हैं मेरे साथ विलास देसाले जी। विलास जी के बारे में मैं अब आपको औपचारिक रूप से बता दूं कि व्यवसायी हैं, समाज सेवक हैं, राजनेता हैं, जिंदा दिल इंसान हैं। नासिक में इनकी विनायका डिस्ट्रीब्यूशन की एक बढ़िया सी आइसक्रीम पार्लर है। दिमाग को ठंडा इसलिए, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि इनका दिमाग हमेशा ठंडा रहता है। कोल्ड स्टोरेज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और इनका मानना है कि कोल्ड स्टोरेज यदि एक दफ्तर के भीतर रहता है, एक गोडाउन के भीतर रहता है, तो हमारे दिमाग में भी कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। कितना भी चिंता, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, लेकिन हां, विलास जी के चेहरे पर, विलास जी के लबों पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है। साथ ही साथ सिद्धि विनायक ट्रेवल्स का भी काम करते हैं। सिद्धि विनायक ट्रेवल्स की मैं 2 चीजें बताऊंगा और आज की इस चर्चा को शुरू करूंगा। विलास जी की खासियत यह है कि सिद्धि विनायक ट्रेवल्स के भीतर जो ड्राइवर काम करते हैं या जो अन्य कर्मचारी काम करते हैं, इनकी हमेशा से कोशिश यह होती है कि नए लड़कों को, नए बच्चों को, या जिन्हें जरूरत है, जरूरतमंदों को ला करके ये काम देते हैं। और आज तक कई हजार व्यक्तियों को इन्होंने दोनों प्लेटफॉर्म पर, चाहे विनायक आइसक्रीम पार्लर का काम हो या सिद्धि विनायक ट्रेवल्स का काम हो, इन्होंने रोजगार दिया है, लोगों को तैयार किया है। और इतना ही नहीं, यदि आप अपना भी व्यक्तिगत कुछ करना चाहते हैं तो ये हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार, सक्षमता के साथ खड़े रहते हैं। विलास जी, चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, यदि विलास देसाले जी को आज अपने बचपन की तरफ पलटकर देखना पड़े तो बचपन के ऐसे कौन सी बातें हैं, बचपन की ऐसी कौन सी खास बातें हैं जहां से विलास देसाले को आज समझ में आता है, ये नहीं होता तो मैं नहीं होता, ये नहीं घटता तो मैं नहीं घटता, और यदि ये सारा घटनाक्रम इसके अपोजिट होता तो इस कुर्सी पर नहीं बल्कि कहीं किसी दफ्तर में किसी बॉस के सामने जी हुजूरी कर रहा होता। विलास जी। सर, ये बहुत इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इसका जवाब तो मैं सही से ही दूंगा, 100% सही जवाब दूंगा कि मेरी जिंदगी में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो बचपन में मैंने मेरे पूरे परिवार के साथ हमने काम किया है। देखो, हमारे देश में न जाने कितने किसान लोग, न जाने उसको किसान से जुड़ी हुई अलग अलग व्यापार करते हैं, जैसे भैंसा हो गए, गाय हो गए, कुछ अलग अलग टाइप के उसको कृषि को जो सपोर्टिंग बिजनेस होते हैं वो हम लोग करते हैं, और न जाने वजह से चलते आ रहे हैं। तो मेरे पिताजी का दूध डेयरी का बिजनेस होता था, तो हम लोगों के पास बहुत सारे भैंसे होती थी, बहुत सारा हम लोग ड्यूल मैनेजमेंट से काम करते थे। हमारे खुद का भैंस का दूध भी निकालते थे लोग, हम लोग बाहर से दूध भी परचेस करते थे, तो हमारा बहुत बड़ा डेयरी था बचपन में। तो आपको जानकारी के लिए बताता हूँ कि ये जो सच्ची हकीकत में बताने जा रहा हूँ, ये बहुत रोचक है।
तो हम लोग रात दिन 24 घंटा, मेरी पूरी फैमिली, माताजी, पिताजी, मेरे भाई बहन, ये वो सब कुछ हम लोग 24 घंटा, न जाने कितने साल लगे रहते थे इस सब प्रक्रिया के लिए। सुबह 200-400 लीटर दूध डेयरी में जाता था, शाम को 200-400 लीटर दूध डेयरी में जाता था। न जाने फिर एक ऐसा एक शापित कोई चीजें ऐसी हो जाती है कि बहुत बड़ा गांव का जमींदार हो, बहुत बड़ा व्यापारी हो, उसका बहुत बड़ा व्यापार रहता है, और उस व्यापार में कितना पैसा आता है और कितना जाता है इसका कोई तालमेल नहीं रहता है, तालमेल नहीं रहता है। और लास्ट में जब हम लोग साल 2 साल के बाद कुछ ये निकालते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। ऐसे ही मुझे बचपन में एक ऐसा दिमाग में हमेशा आता था कि हमारे खेती बहुत है, बुजुर्गों से बहुत बड़ी खेती है, तो हमारे खेत में काम करने वाले जो मजदूर लोग हैं, उनके बच्चे लोग हमारे खेतों में जब काम करने के लिए आते थे, तो वो बचपन से इतने शान शौकत और टाप टिप में रहते थे ना, तो तब ऐसा लगता था तो हम इतने बड़े प्रॉपर्टी के मालिक है, इतने बड़े बिजनेस के मालिक है, हमारे कपड़े कैसे फटे फूटे हैं, हम लोगों के पास 2 पैसे नहीं है, ये मजदूर लोग इतनी मजा करते हैं, इतने एंजॉय करते हैं, इतने खुश दिल जिंदगी जीते हैं। तो तब बहुत बहुत ये होता था कि हम सुखी है या ये लोग सुखी है। फिर तब से सोचने को मजबूर हो गया कि हमें कुछ सिद्धांतों से व्यापार करना है, हमें कुछ प्लानिंग से व्यापार करने का है। और वो जमाने की बात है, आज से 25-30-40 साल पहले की बात है। वो जमाना बहुत अलग था, घर के बुजुर्ग लोगों के आगे किसी की नहीं चलती थी। वो अगर एक बताते हैं तुम्हें ये करना है तो यही करना है, आपको सिर्फ काम करना है, आपको सवाल पूछना नहीं है, मार्गदर्शन नहीं करना है। उस जमाने का ये रिवाज था। तो हम तो सिर्फ काम करते थे सालों साल। तो वो जमाने से ऐसे दिल में ठान ली थी कि मुझे प्रॉफिटेबल व्यापार करना है, मुझे व्यापार ऐसा करना है कि न जाने कुछ ऐसा करके दिखाने का है कि वो शून्य से हो, घर का कुछ ना हो, और दुनिया को ऐसा दिखाना है कि अगर आप करोड़पति बनना चाहता है, अरबपति बनना चाहते हो, तो आप सच्चाई, सचोटी, नीति, नियमों का पालन करके भी बन सकते हैं। ये मैंने करके दिखाया है। और इसके लिए मैं मेरे पूरे देशवासियों, मेरे नासिक वासियों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना प्यार दिया मुझे, मैंने जितना भी काम किया उसको इतना सराह दिया, मेरे पीठ पीठ पे इतना आशीर्वाद दिया। इसके लिए आज मैं चौथी पीढ़ी की सेवा कर रहा हूं, आज भी मैं खड़ा हूं। न जाने परमात्मा ने मेरे नसीब में कितनी सेवा लिखी है, इसके लिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूं। और मेरी जिंदगी का ये बचपन का ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि वो अगर मेरी जिंदगी में ऐसा दिन ना देखता मैं, तो मैं आज इस कुर्सी पे नहीं बैठा होता, आज मैं एक साधारण किसान ही होता। यानी हर एक व्यक्ति के जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है। पिछले सप्ताह आदरणीय तुषार जी ने बताया कि वो छत पर खड़े होकर गिटार बजा रहे थे, तब उनके दादाजी ने आकर के कहा कि नीचे जो 13 लोग खड़े हैं, बैठे हैं, उनके बारे में कुछ सोचो, कुछ करना है कि नहीं। आदरणीय विलास जी के जिंदगी में जब उन्होंने दूसरों को देखा एक अच्छी पोशाक में, एक अच्छे पहनावे में, एक अच्छे अटायर में, तब ये समझ में आया कि नहीं, हमें भी कुछ करना है। बचपन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें भविष्य के लिए तैयार कर देती हैं, हमारे दिमाग पर एक छाप छोड़ देती हैं। नहीं, ये मैं करके दिखाऊंगा। मेरे पास ऐसे कई पहचान के लोग हैं जिन्हें जिस दफ्तर से धक्का मार के निकाला गया था, वो दावा करके गए थे तुम ही सलामी दोगे, मैं दावा करके जा रहा हूं। वही सलामी दिए, और आदमी भी वही था, दफ्तर भी वही था। ये जितनी चीजें होती हैं जिंदगी में, ये इसलिए नहीं होती कि नियति आपसे करवाती है, ये इसलिए होती है कि जिद आपसे करवा लेती है, जुनून आपसे करवा लेता है। यानी विलास देसाले जी आज जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं और लोगों को रोजगार देते हैं, लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, वो ऐसे ही नहीं, उन्होंने उसके दर्द को, उन्होंने उसकी पीड़ा को देखा हुआ है, उन्होंने उसकी समस्या देखी हुई है। विलास जी, यदि परिवार से, पिताजी, माताजी की तरफ से बचपन में कोई ऐसी घटना आपको याद आती है
या मान लीजिए कि जब आप पहली बार रोजगार करने और स्वयं रोजगार करने के बारे में सोच रहे थे, तब पिताजी का मत क्या था, माताजी का मत क्या था? नाही ग, आम्ही फार्मर आहो, आपण किसान आहोत, आपण कसं, ये सब था या नहीं? उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं, हमें करके दिखा सकता है ये, उन्होंने विश्वास किया, या बोला हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, हमें नौकरी करना है, हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि धंधा मतलब, व्यापार मतलब रिस्क, कंप्लीटली रिस्क। जी विलास जी। सर, इस सवाल का जवाब मैं बहुत अलग ढंग से दूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में एक ऐसा, मेरे जो पापा जी है, मेरे पिताजी जो है, ये मेरे पिताजी मेरे दादाजी के सबसे लाडले लास्ट वाले बच्चे थे। और मेरे दादाजी के जो पिताजी थे, तो वो बहुत बड़े वतनदार थे, जो शिवाजी महाराज के टाइम से। तो मेरी हिस्ट्री जो है, तो हम लोग बहुत बड़े जमींदार है, और घर में से ऐसा कुछ नहीं। मेरे दादाजी की खुद की बहुत बड़ी फैक्ट्री हमारे खेतों में ही थी उस जमाने में, जो अपने खुद के गन्ने के फैक्ट्री से जो गुड़ बनता है, उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। वो बहुत बड़े व्यापारी थे। लेकिन मेरा 100-150 लोगों का जो मेरा परिवार है, उस पूरे परिवार को मेरे दादाजी बचपन से हमेशा बोलते थे कि आपको सबको व्यापार करने का है, ये तो किधर जाएगा नहीं, खेती यहाँ पे है, घर आप कहाँ पे भी इसको लेके नहीं जा सकते, ये इधर किधर रहेगा, लेकिन आपको कुछ करना है। दुनिया देखो, दुनिया बहुत बड़ी है। तब से पर हम लोग इस कान से सुनने के दूसरे कान से छोड़ देने के, तभी उसका अहमियत नहीं पता चलता था। लेकिन न जाने कितने सालों तक हमारे दादाजी ने हमें ये प्रेरित किया कि आपको व्यापारी बनना है। लेकिन नसीब से मैं जो व्यापारी बना हूँ, उसके पीछे रीजन ऐसा है कि मेरे पिताजी बहुत बड़े व्यापारी थे बचपन से, और उन्होंने न जाने धुलिया जिले में इतना बड़ा क्रांति किया है। तो उन्होंने 50 साल पहले पहली एसडी गाड़ी उन्होंने खरीद की थी। और जब वो धुलिया से मेरा जो गांव है, वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस से वो जब वो एसडी डबल साइलेंसर की गाड़ी लेके जाते थे, तो जैसे आज नेता लोगों के हेलीकॉप्टर आते हैं, बड़े आते हैं, वैसे जैसे लोग देखने को आते हैं, वैसे न जाने खेड़े गांव में बहुत सारे लोग देखने को आते थे। तो इतना वो उनका लाड़ प्यार, और वो इतने बड़े परिवार से होने के कारण बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स हमारे साथ में रहते हैं। बहुत सारे रिलेटिव लोगों का मराठा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, सबको संभालना पड़ता है, सबके सुख दुख देखना पड़ता है। ये इतना बड़ा आदमी है, उसको हर दिन खिसे भर के पैसे लेके उड़ाना पड़ता है अपने रिलेटिव्स पे। तो उस चीज से व्यापार तो घर में ही था, व्यापार तो उन्होंने ही सिखाया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े व्यापार किया। लेकिन सबसे जो हर साल हम लोग जो लॉस प्रॉफिट का ये निकालते थे, तो हमारे पास कुछ नहीं बचता था। तो तभी ऐसा लगता था कि कुछ सिस्टम से करना चाहिए, और कुछ इस तरह से करना चाहिए कि दुनिया ने हमारे पीठ पे ऐसी शाबाशी देना चाहिए कि एक नीतिवान घर का नीतिवान लड़का जीरो से हीरो बन सकता है। और नियत से दुनिया की हमारी देखो, ये महाराष्ट्र मिट्टी में जो है ना, न जाने हमारे कितने पीढ़ियों ने ऐसे त्याग समर्पण से जिंदगी बिताई है कि हमारे घर का हर परिवार ऐसा कहता है कि आप कितना भी कमाओ, आप ताजमहल राजमहल न जाने क्या क्या ही बनाओ, लेकिन वो नियत से बनाओ, किसी की बद्दुआ मत लो। हर मराठी घर में ये एक बुजुर्गों का ख्याल रहता है। हमारे घर से भी उन्होंने बोला कि आप न जाने कितने भी क्रांति करो, कितने भी तरक्की करो, कितने भी दुनिया पे राज करो, कितना भी धन कमाओ, लेकिन वो नियत से कमाओ, किसी का बुरा मत करके मत कमाओ। और तब से ये बचपन से खून में ही था। और आज दुनिया का जो जितना भी व्यापारी, आपसे शेयर करने में मुझे गर्व होगा कि मेरे देशवासियों को भी उनको शेयर करने के लिए मुझे कुछ उस पर अफसोस नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, न जाने कितने विजय मल्ल्या जैसे लोग हैं, कितने हजार करोड़ का बैंकों से लोन लेते हैं, कितने हजार करोड़ का व्यापार उनका ठप होता है, ये हो सब, ये लोग भाग जाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। यानी कि व्यापार को पैसा नहीं लगता है। व्यापार को एक बार आप पे विश्वास लोगों का बैठ गया, तो पैसा आपके पीछे भागता है, आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए एक बहुत आपका आज व्यापार का टॉपिक है, और हमें आत्मनिर्भर बनना है। हमारे लोगों को बहुत सारे 90% लोग हमारे सामान्य लोग ऐसे हैं कि उनको व्यापार में आना है।
और व्यापार पे आने के लिए अच्छे विचार, अच्छे कामकाज, अच्छे गुणधर्म और व्यापार को लगने वाली अच्छी नीतियां और प्लानिंग, ये बहुत जरूरी। इसके लिए मैं बताऊंगा कि इस सवाल का जवाब ये है कि ये बहुत विरोधाभास है। घर में ही व्यापार था, घर में ऐसा कोई निगेटिव वातावरण नहीं था, पर एक जुनून रोज था, रोज न जाने कितने पैसे आ रहे, लेकिन वो मेरे काम के नहीं है, मेरे परिवार के हित के लिए नहीं है। हम रोज न जाने कितने पैकेट भर के पैसे ला रहे, रोज लोगों को बांट रहे, हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है। तो वो थीम था तब से कि कुछ बनना है लेकिन पैसा कमा के बनना है। यानी विलास जी का कहना यह है कि बचपन से उन्होंने व्यापार तो देखा था, लेकिन जो व्यापार उनके घर पर चल रहा था, उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, खीसे भरकर पैसे लाना। दरअसल मैं जब से महाराष्ट्र से 2 साल हो गए बाहर निकला हूं, अभी देहरादून में हूं, ये शब्द सुनने को, यानी जब मैं महाराष्ट्र से कई लोगों से बातचीत करता हूं तो कई सारे ऐसे शब्द हैं, कुछ नागपुर के शब्द हैं, हाउ, कुछ नासिक के शब्द हैं, ये सारे शब्द याद आते हैं। मुझे याद आ गया कि खीसा भर के पैसा लाना, यानी उस वक्त व्यापार के बाद में खीसा भर के पैसा जरूर आता था, लेकिन वो सारा बांटने में चला जाता था, बचता कुछ भी नहीं था। तो विलास जी के मन में ये आया कि भाई इससे तो कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। विलास जी ने उसके बाद में व्यापार करने के लिए जो परिवार का नियत था, परिवार की अन्य चीजें थी, वो सारी चीजें छोड़ी और अलग की। प्लस विलास जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, जैसे राजकुमारी सिंह जी ने कोट किया है, सही कहा, व्यापार विश्वास पर टिकता है, धोखा दे व्यापार नहीं। यानी व्यापार के लिए पैसा तब लगता है जब आपका खुद पर विश्वास हो। यदि आप बाजार के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाते, यदि आप अपने आप को तैयार नहीं रख रहे हो, विश्वास नहीं है खुद पर, तो फिर आप कैसे, किंतु परंतु यदि मन में रहा तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। विलास जी, सवाल यह है, विलास देसाले और पहला व्यापार, दोनों के बीच का संबंध क्या वो यही था जो अभी आप कर रहे हैं या कुछ और था? कैसे पहले व्यापार की तरफ बढ़े, कैसे पहले व्यापार के लिए तैयारी की, और किस प्रकार से आपने उसे पहचाना कि यही मुझे करना है, ताकि यदि कोई ऐसा शख्स सुन रहा हो जो कि भविष्य में व्यापार करना चाह रहा है, भविष्य में व्यापार करने जा रहा है, तो उसके लिए एक मूल मंत्र भी हो सकता है। विलास जी। सर जी देखिए, व्यापार का मूल मंत्र इतना सीधा है, इतना सिंपल है। वो हम लोग देखिए, अभी आप शिक्षण जो एजुकेशन फील्ड में हो, आप प्राध्यापक हो, आप न जाने कितने लोगों को आज रूबरू होते होंगे, देखते होंगे कि हमारे देश में ये बहुत बोलते हैं इसको, न जाने क्यों ऐसे लोग जीते हैं। बहुत सारा कीमती समय हमारे लोग जो है ना, वो पढ़ने लिखने में गवाते हैं। और जब व्यापार कैसा होता है, व्यापार के लिए बहुत ही बेसिक फंडा ऐसा है। जब मैं बिजनेस कर रहा हूं ना, तो बहुत सारे लोग मुझे मिलना आते हैं, बहुत सारे लोगों के मार्गदर्शन मिलता है, बहुत सारे लोग खुशी से तुम्हारे पीठ पे हाथ रख के करते हैं कि बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहा है, और वो 4 बातें सुनाते हैं। तो वो जब बोलते हैं ना कि उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने मार्केट पे राज किया है, जिन्होंने अच्छे व्यापार में अच्छे ढंग से व्यापार करके नाम कमाया है, वो लोग बोलते हैं कि व्यापार की सही डेफिनेशन ऐसे है, आप न जाने दुनिया के कोई भी व्यापार में पढ़ो, हमारे हिंदुस्तान में, तो आपको पहले 999 दिन पहले कुर्सी को गर्म करना है। आपको पहले 990 डेज कुछ देखना नहीं, आपने क्या कमाया और क्या गमाया। आपको एक समर्पित लाइफ जीना है। अगर आपने 999 दिन आपने वो कुर्सी को गर्म कर दिया, तो आप पहली सीढ़ी पास हो गए, अपने व्यापार में पैसा नहीं कमाया। तो ये बहुत बेसिक थीम है, कोई पालता नहीं है। और मैं मेरे दर्शकों को हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूं कि बचपन से आदत डालो, बचपन से हमारे घर में से शुरुआत करो। मैं जब देखने जाता हूं ना, मेरे बहुत सारे मित्र है, मेरे बहुत सारा परिवार है, मुझे प्यार करने वाले
बहुत सारे मेरे नासिक के लोग हैं, भाई है, बहन है, लड़कियां है, लड़के है, माता है, बहन है, न जाने कितना मेरा बड़ा परिवार है। मुझे इतना आशीर्वाद देते हैं सब लोग। लेकिन मुझे उनसे ये कहना है कि हम नया पीढ़ी को कुछ बनाना चाह रहे हैं तो हमारा योगदान होना चाहिए, घर से ही होना चाहिए। हमारे बच्चों को झूठा लाड़ प्यार से उनको बिगाड़ो मत, उनकी जिंदगी मत बिगाड़ो, क्योंकि ये हमारे आगे चलने वाले देश के भविष्य है। न जाने हमारे पास पहले हमारा जमाना अलग था। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं महाराष्ट्र का जो इतिहास है, महाराष्ट्र की जो भौगोलिक परिस्थिति है, और आज न जाने कितना जमीन आसमान का फर्क हो गया है। मेरी माता जी को 2 भाई थे और 4 बहना थे। मेरे पिताजी को 1 भाई थे, 6 बहना थे। हर एक को मिनिमम 5-5 परिवार का आगे हिस्से थे, यानी कि किसको 3 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, मिनिमम 5 अपत्य होते थे तभी। तो आज क्या हो गया है, मुझे एकलौती बच्ची है। मैं जितने लोगों से मिलता हूं उनको सबको, किसी को 1 लड़की है, किसी को 1 लड़का है, और इतना बड़ा साम्राज्य हमारे पास, इतना बड़ा हमारे पास साधन है। हम न जाने महासत्ता की जो बात करते हैं ना, हमने प्लानिंग किया तो इस देश का हर नागरिक व्यापारी बनने का उसके खून में पहले से ही परमात्मा ने उसको व्यापारी बनने के लिए ही भेजा है इस दुनिया में। लेकिन वो पहचानता नहीं है, लेकिन वो देखता नहीं है कि हमारे हमारे सामने कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी, कितनी बड़ी एक गोल्डन चांस है। और आज मैं आपको बताऊं सर, आज के डेट में जो ये कोरोना आया है, ये कोरोना ने तो हमारे देश के लिए इतने बड़े व्यापार करने के लिए एक खोल दिए हैं कि न जाने आने वाले 30-40 साल हमारे देश के लिए सुवर्ण युग है। व्यापार के लिए ऐसे दिन कभी नहीं आ सकते। व्यापार करने के लिए लगने वाले जो संसाधन हैं इतने अवेलेबल है कि आप बहुत सहज इससे आप बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हैं। न जाने मेरे व्यापार चलाने के लिए, इस मुकाम के पहुंचने के लिए मुझे 33 इयर्स लगा। आप जैसे लोग 33 दिन में इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। इतना बड़ा व्यापार का स्वरूप बदल गया है, इतना बड़ा व्यापार का नीति बदल गया है, इतना बड़ा व्यापार का एक कैलकुलेशन बदल गया है। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मेरा विचार मैं रखना चाहता हूं कि अगर हमें हमारा देश को सच में आत्मनिर्भर बनाना है तो हमारे पास जो व्यापार करके प्रगति पथ पर जाने के लिए जो ज्ञान है, हमें इस देशवासी को देने के लिए हमारा पहला फर्ज बनता है। और वो देने का काम आप जैसे प्राध्यापक लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो इसे सीख लेना चाहिए। हमारे देश के न जाने वो कितना भी छोटा लड़का हो, कितना भी बड़ा हो, बुजुर्ग हो, व्यापार का सही डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको। जैसे आपके फील्ड में पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, वैसे ही व्यापार करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। आपको जानकारी के लिए बता दूं, व्यापार सबसे सीधा संसाधन है, इतना सीधा है। व्यापार करना बहुत आसान है, लेकिन हमारी दिल की आवाज में हमने एक रखना चाहिए कि मुझे व्यापार करना है। देखो, हम नौकरी करते हैं ना, नौकरी आज हमने पकड़ ली, कल छोड़ दी, 6 महीने के बाद किधर पलट गए, किधर लटक गए, इधर से वापिस छोड़ दिया। लेकिन व्यापार में ऐसा नहीं होता है। मैं आपको महाराष्ट्र का एक सुवर्ण पीढ़ी है, पूना गाड़गीड़ करके सोने का व्यापारी है, एक ब्राह्मण आदमी। देखिए, इस ब्राह्मण आदमी का काम नहीं सोना बेचना। देखो, हमारे शिवाजी महाराज के जमाने से 12 बलूतेदार, 18 पगड़ जाति, हर जाति में का एक इंसान अपना व्यापार करता था। उस जमाने का अलग था। ब्राह्मण लोगों का काम क्या है? परमात्मा की पूजा पाठ करने का, प्रार्थना करने का, लोगों को भगवान की पूजा पाठ करके कुछ आशीर्वाद देने का, ये। लेकिन इस इंसान ने पुणे में 175 साल पहले सोने का दुकान की पीढ़ी चला रहे हो। आज उनके शाखा है शिकागो, अमेरिका तक, कहां है। आज हमारी नासिक के जिनके सोने के दुकानें जो है, वहां लोग लाइन लगा के सोना लेते हैं। तो ये बहुत व्यापार का ये सही काम है। व्यापार में ना तो आपको कोई पैसा लगता है, धन दौलत लगती है, ना कुछ लगता है। आपको सिर्फ बहुत सारा सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग रखना पड़ता है, और आपको हर टाइम बदलना होता है।
लोगों को क्या चाहिए, दुनिया को आप सहज से क्या दे सकते हैं, ये व्यापार की सही डेफिनेशन है। यानी व्यापार जो 33 वर्ष लग गए विलास देसाले जी को इस कुर्सी तक पहुंचने में या इस मुकाम तक पहुंचने में, यदि आज का युवा चाहे तो उसे 33 दिन में, या मैं उसके आगे एक 3 और जोड़ देता हूं, मैं एक कुछ साल जोड़ देता हूं, यानी 3 साल में यकीनन वो मुकाम पा लेगा। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही, 990 दिन आपको उस कुर्सी पर, कुर्सी का मतलब ये नहीं है कि उस कुर्सी पे बैठे रहना है, कुर्सी का मतलब विलास जी ने हमें ये बताया कि कम से कम 990 दिन आपको टिके रहना है। और 990 दिन को आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3 साल के आसपास हो रहे हैं। यानी 3 साल तक आपको अपने ध्येय पर, अपने लक्ष्य पर, आपने जो सपना देखा हुआ है उस पर टिके रहना है। दरअसल होता क्या है आज के यूथ के साथ में, हवा की तरह उसका जो मन है, उसका जो मूड है वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। और आदरणीय विलास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। बात यह है, कोरोना के इस पीरियड में बहुत सारे अवसर उत्पन्न हो गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना रोजगार खोया है, नौकरी खोई है, लेकिन अब हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम कैसे नए अवसर तलाश कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री सम्मानित आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेना है हमें। विलास जी, ये आत्मनिर्भर के बारे में आप क्या मानते हैं, क्या कहेंगे आप आत्मनिर्भर भारत के ऊपर? मेरा जहां तक इस आपका सवाल है, हम न जाने कितने सदियों से आत्मनिर्भर ही है। हमारे देश का कोई अन्नदाता नहीं है। इस परमात्मा ने न जाने, निसर्ग ने हमें इतना दिया है, हम न जाने कितने हजारों सालों से हम आत्मनिर्भर ही है। पर क्या होता है सर, जैसे जैसे दुनिया में जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आते हैं, लोगों की जरूरतें बदलती है, लोगों के बहुत सारे अलग अलग सब बोलते हैं ना कि नए नए संसाधन आते हैं। बहुत सब देखो अभी आप हर इंडस्ट्री में देखो, जो हम कल यूज करते हैं वो रातों रात बाद हो जाता है। रोज नया टेक्नोलॉजी आती है, रोज ग्राहकों की रोज की जरूरत बदलती है। तो हमें बदलना है, हमें ज्ञान लेना है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, इतना सिंपल लॉजिक है। न जाने देखो, हमारा देश 70% किसानों का देश है। देखो किसानों पे आप अगर कभी एक एपिसोड लगे तो आप देखो, वो न जाने सुबह से 6 बजे से रात को न जाने 24 घंटा ना सोते हुए भी इतना ईमान लगन से हमारा देश का किसान काम करता है। यानी कि हम लोगों के पास इतना एनर्जी है, इतना ताकत है, उसको सिर्फ अच्छे संसाधन, प्रोसेसिंग यूनिट, प्लानिंग, व्यापार और कुछ अच्छी चीजों की और सरकारी नीतियों की जरूरत है। अगर इसमें कुछ हमने बहुत कम पैमाने पे अगर हमने एक प्लानिंग किया तो रातों रात ये हिंदुस्तान दुनिया, पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। आदरणीय विलास जी ने बहुत अच्छी सी बात बताई। ये देश कभी ऐसा था ही नहीं कि उसे आत्मनिर्भरता के लिए अलग से कुछ करना पड़े या आत्मनिर्भर बनना पड़े। मैं विलास जी की इस बात को पूर्ण रूप से जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ इस पटल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश के किसान के पास हर वो चीज है, इस देश के किसान के पास मेहनत है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं जो संसाधन और आदि चीजें हैं उसमें जो अपडेशन आता है, बस उसी के लिए हमको एक अवसर की, एक मौके की तलाश है। विलास जी, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। केवल आइसक्रीम के बारे में यदि मैं बात करूं और सिर्फ विनायका डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में मैं बात करूं तो क्या है, कब से शुरू हुआ, विशेषता क्या है? आप कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की आइसक्रीम आप देते हैं, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय शब्द लगाते हैं आप,
इस अंतरराष्ट्रीय शब्द को लगाने के पीछे का लॉजिक क्या है? कैसे हम लोगों को समझाएं कि यदि आप यहां जाएंगे तो आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर की आइसक्रीम विलास जी की मुस्कान के साथ में खाने मिलेगी। मैं दर्शकों को बता दूं कि विलास जी की दुकान पर या उनके शॉप पर, उनके आउटलेट पर यदि आप जाएंगे तो केवल आइसक्रीम नहीं मिलेगी, आपको पॉलिटिक्स की बातें भी मिलेगी, आपको समाज सेवा की बात भी मिलेगी, आपको कोरोना के ऊपर ज्ञान भी मिलेगा, आपको अर्थशास्त्र भी मिलेगा, आपको ज्ञान शास्त्र भी मिलेगा। यानी वो बैठ करके अपने जो ग्राहक हैं, मैं ग्राहक नहीं कहूंगा क्योंकि उन्होंने परिवार शब्द का प्रयोग किया है, तो सबको एक परिवार की तरह उन्होंने बना लिया है। सारे लोग एक साथ बैठते हैं, आप भी उनके साथ में एक आध आइसक्रीम का कप तो नहीं सफा चट कर जाते? जी विलास जी बताएं, विनायका डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में क्या बताएंगे? सर ये मैं जो सच बताऊं ना, ये आइसक्रीम इंडस्ट्री मेरे जिंदगी में, आपको सच बताता हूं, मैं आपको आपसे एकदम तहे दिल से ये करता हूं। मेरे बचपन से मैंने न जाने कितनी दूध हमने ये किया था। देखो कैसा होता है, 200 लीटर एक टाइम का दूध जाता है सुबह, 200 लीटर शाम का जाता है। और इतना न जाने 10 12 15 साल हमने डेयरी चलाई, लेकिन मैंने जिंदगी में उस 10 12 साल में एक कप आइसक्रीम तक नहीं खाया था। आइसक्रीम क्या था मुझे पता भी नहीं था। ये इतना इस बिजनेस में मैं एक्सीडेंटली आया हूं, और इस बिजनेस की रोचकता भी ऐसी है कि न जाने ना, आपको अगर आप में कुछ करने का जुनून है ना, तो आपको प्रॉब्लम में लाने वाले आपके व्यापारी संगठन होने चाहिए। जिस जमाने में हम लोग व्यापार में नए नए उतरे, 1988 में मैं कुछ आइसक्रीम की कंपनी में मैं एक नॉर्मल ड्राइवर था। उस जमाने में एक 407 की गाड़ी थी, उस गाड़ी पे मैं ड्राइवर था। और मेरा काम क्या था, तो मैं जो डीलर लोग है, डिस्ट्रीब्यूटर की गाड़ी कंपनी की रहती थी, गाड़ी भरने का, और वो हर डीलर को उसका माल देने का। तो आपको ये टॉपिक बताने के पीछे रीजन ऐसा है कि न जाने ऐसी गाड़ियां नासिक में कितने चलती थी, कितने लोग इस काम में थे। मेरे से पहले 20-20 साल पहले उस कंपनी में लोग थे, और वो लोग आज भी उधर ही है, वही जॉब पे काम कर रहे हैं। और मैं सबसे बहुत लोएस्ट कर्मचारी था उस कंपनी में, बहुत साधारण कर्मचारी था मैं, और मुझे कुछ वैल्यू भी नहीं था उधर। तो मैं काम करने के मेरे जो तरीके थे ना, तो मैं दुकान में जाता था, माल देता था एक दुकानदार को, जो माल देने की मेरी तरीका था। तो मैं ड्राइवर था उस जमाने में। मेरा काम क्या था, गाड़ी दुकान के बाहर आ गई तो वो माल बाकी लोग देखने के मेरा आगे कोई काम ही नहीं था, क्योंकि मेरा काम था गाड़ी चलाना। पर मैं क्या करता था सर, मेरे जो साथ दो लोडर लोग रहते थे, जो सेल्समैन लोग रहते थे, उन सबको मैं वो पेटियां उतारने का, उसमें से माल निकालने का, हल माल, क्योंकि आइसक्रीम जब आता है तो उसमें 10-15 मिनट में ही वो फ्रिज में जाना चाहिए, तो नहीं तो वो खराब हो जाता है, उसकी टेस्ट खराब हो जाती है। तो बाकी सब इंडस्ट्री में कैसा चलता है, आप अगर आइसक्रीम का डीलरशिप लिया है, आपसे कंपनी से माल आया, आपको माल दे दिया, फिर आप वो 10 मिनट पे रखो, नहीं तो आधा घंटे में फ्रिज में रखो, बाद में उसका मेल्ट हो जाता है, प्रोसेस चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। तो मेरा बेसिक काम क्या रहता था कि मुझे वो दुकानदार की फिक्र होती थी कि अगर मैं इस काम को थोड़ा हाथ लगाऊं, इसको मैं थोड़ा हेल्प करूं, तो ये माल जिंदा रहेगा। तो मैं फटाफट उसको माल चेक करके देने का, फटाफट उसके डिफ्यूजर में रख देने का, हर दुकानदार के साथ में ऐसा काम करने का। तो उस दुकानदारों को इतनी खुशी होने की, इतनी खुशी होने की, तो उनको ऐसा लगता था कि ये हमारा परिवार का आदमी है क्या। तो एक जमाना ऐसा आ गया, जमाने से ऐसा ही चलता आ रहा है। लोग क्या करते हैं, लोग देखो, कोई बॉम्बे जाता है, कोई पुणे जाता है, कोई बैंगलोर जाता है, कोई बड़े बड़े मेट्रो सिटी में जाते हैं और व्यापार देखते हैं। जो मेरी जिंदगी का पहला एक स्टार्ट मैंने जब किया, तो मैं 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, 3 साल काम किया, और जिस दुकानों को मैं माल देता था, उस दुकान का मालिक मिस्टर अशोक राव करके थे। ये अशोक राव न जाने दुबई में से बहुत कुछ सीख के आए थे, उनके पास थोड़ा पैसा था, तो उन्होंने ये आइसक्रीम पार्लर नासिक का सबसे प्रीमियम क्लास आइसक्रीम पार्लर उन्होंने बनाया था 1987 में। जो उस जमाने में दिनशॉज आइसक्रीम पार्लर, ये बहुत ही बड़ी ये एजेंसी थी। तो उन्होंने 3 साल देखा,
तो उनका पारिवारिक लाइफ ऐसा था उस टाइम पे। उनकी धर्मपत्नी नागपुर में गवर्नमेंट जॉब करती थी, ये नासिक में व्यापार करते थे। तो उन्होंने एक दिन मुझे ऐसे ही अपने परिवार की तरह मुझसे शेयर किया कि देखो भाई, मैंने तो तुम्हारे जैसा लायक इंसान इस दुनिया में देखा ही नहीं कि तुम ये गाड़ी का ड्राइवर हो, इतना काम करते हो, इतना लोगों का भला देखते हो। तो मुझे ये दुकान किसी को रेंट से चलाने का देने का है, मैं नागपुर जा रहा हूँ ये सब शहर छोड़ के। तो मैं तब कंफ्यूज में आ गया, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में, कि इतना बड़ा चांस तुमको मिल सकता है। तो उसके बाद एक दो बार हम लोग माल देने के लिए गए, सब कुछ। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस भगवान जैसे इंसान ने मुझे एक दिन ऐसा बताया कि मैं ये दुकान आपको देना चाहता हूं, ये चाबी और ये दुकान, मैं कल जा रहा हूं, मुझे रहना नहीं नासिक में। आपको सच बताऊं, उस आदमी ने मुझसे 1 रुपए डिपॉजिट नहीं लिया, रेंट क्या देंगे वो नहीं पूछा, मुझको क्या कमा के दोगे ये नहीं पूछा, एक लफ्ज कोई लिख के नहीं लिया कि मैं ये दुकान आपको भाड़े से दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं, बख्शिश दे रहा हूं। परमात्मा की कृपा, ये नासिक जैसे पुण्य नगरी में मैंने भी एक सोचा, मेरे माँ बाप की पुण्य, आप जैसे दोस्त लोगों के बेस्ट विशिंग, उसके मैंने देरी किया, मैंने दुकान चलाने को लिया सर। आप एक्सीडेंटली बोलते ना, ये बहुत हंसेंगे लोग, जो व्यूअर्स है वो हंसेंगे। मुझे जिस कंपनी में काम मैं करता था, मुझे 700 रुपया पगार था सर उस कंपनी में, 700 रुपया पगार था। और मेरे मालिक ने मुझे बोला कि आप जॉब छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप था, आपको हम माल देंगे लेकिन आप जॉब नहीं छोड़ सकते। तो मेरे दिमाग में आया उस दुकान पे किसी को बिठाऊं। तो मैं उस जमाने में क्या करता था सर, मैं दिन भर जॉब करता था गाड़ी पे, और मुझे बहुत हॉबी था, बहुत, इतना मैं खुश रहता था ना। उस जमाने का 407 बोले तो आज की डेट की BMW मर्सिडीज है, बहुत बहुत नाम था उस जमाने में, ड्राइवर को बहुत वैल्यू थी, और बहुत अलग एक इंप्रेशन था ड्राइवर का। तो मैं जब दिन भर घूम के आता था, बहुत खुश रहता था, बहुत मजा। देखो वो ड्राइवर की जिंदगी जो है ना, एक अच्छे जिसको व्यसन ना हो, जिसको कुछ गलत आदत ना हो, तो ड्राइविंग जैसा पूरी दुनिया में जॉब नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, प्रोसेस पता चलती है, बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारी मिलते हैं आपको, पूरी सिस्टम पता चलती है आपको सिर्फ ड्राइवर से, एक ड्राइविंग लाइन से। तो उस जमाने में मैं वो दुकान जब लिया, तो मैंने वहां पे 2 लोग काम पे रखे मेरे अंडर। तो उन लोगों को उस जमाने में, मुझे पेमेंट है 700 रुपया, मैं वो 2 लोगों को 6-6 घंटा काम करने के लिए 3-3 हजार रुपया पगार देता था। जब मेरे दोस्त लोगों में मैं ये बातें बताता हूँ ना, तो मुझे हंसते गए, बोले ये पागल आदमी है, इसको अक्ल नहीं है, ये कैसा काम कर रहा है। पर न जाने परमात्मा ने उस 2-3 साल के बाद मैं फिर रोज ड्यूटी करके दुकान पे जाने का, फिर इनकी छुट्टी करने का, फिर रात को मैं बहुत ईमानदारी से दुकान संभालने का, 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक दुकान पे बैठने का। उस जमाने में इतना धंधा नहीं था, इतना बहुत बड़ा मेट्रो जैसा सिटी बड़ा नहीं था, कंज्यूमर भी इतना नहीं था, बहुत कम अमाउंट में बिजनेस होता था। तो ये एक्सीडेंटली ऐसा करते 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 ये बढ़ते गए। मैंने बहुत सारे दुकान रेंट से लिए, ऐसे बहुत सारे दुकान, मैंने 4-5 दुकानें नासिक में उस जमाने से रेंट में लिए, और लोगों का विश्वास और प्यार, और मैं मेरे देशवासियों से और मेरे पे प्यार करने वाले लोगों से एक सच में मैं मेरे विचार शेयर करना चाहता हूँ। ये दुकानें जो इन लोगों ने मुझे दी ना, इनकी वैल्यू करोड़ों में थी तभी भी और आज भी। पर लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कभी नहीं आया, इन दुकानों का एक कोई वर्ड्स लिखा हुआ नहीं है कि ये भाड़े से दिया है। न जाने कितने बड़े बड़े लोग आते थे मुझे मेरे पास, मेरी कभी नीयत फिरी नहीं। और इन लोगों ने, आपको सच बताता हूँ, करोड़ों के दुकानें मुझे लाखों में दी, और न जाने कितने करोड़ लोग लेके आते थे ये दुकान हमको दो, लेकिन इन लोगों ने कभी बेईमानी मेरे साथ भी नहीं की, मैंने भी नहीं की। और मैं मेरे देशवासियों को, नए व्यापार में आने वाले लोगों के लिए यही बताना चाहता हूं, अगर हमारी नियत साफ है तो आपके घर पे लक्ष्मी माता को तहे दिल रात दिन पानी भरना है, ये व्यापार का नीति। सिर्फ हमारा ईमान और हमारी जो व्यापार के लिए लगन है, जो लगने वाली चीज है, वो हमें जिंदी रखनी है, सच्चाई सचोटी रखनी है।
ये बहुत बड़ी एक व्यापार की नीति है। आदरणीय विलास जी ने बताया कि किस तरह से उनके जीवन में ड्राइवरी करते करते जो 407 एक गाड़ी थी उसका ड्राइवरशिप शुरू किया, और ड्राइवरशिप से अचानक से एक व्यक्ति उन्हें केवल एक विश्वास पर, केवल एक रिश्ते पर, कि उस व्यक्ति को यह पता था कि जिस व्यक्ति को वो चाबी दे रहा है, अपना पूरा मेहनत की कमाई देकर के जा रहा है, वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यदि आज के पिछले 45 मिनट के सेशन का एक निचोड़ निकाला जाए तो आदरणीय विलास जी ने हमें यह बता दिया, एक्सीडेंट्स नहीं, जिंदगी में अवसर आते हैं। आपने भले उसे एक्सीडेंट कहा होगा, लेकिन मैं उसे दुरुस्त करना चाहूंगा, वो एक्सीडेंट नहीं है, वो एक अवसर था। आप चाहते तो वो अवसर जा सकता था। आपके ड्राइवरशिप को छोड़ने के लिए आपको मना कर दिया गया था कि भाई आप ड्राइवरशिप तो नहीं छोड़ोगे। अब आप विरोधाभास में फंस गए थे, दुकान संभालूं या नौकरी करूं। लेकिन विलास जी ने सुबह से शाम तक खुद को ड्राइवरशिप में व्यस्त रखा, और दुकान पर उन्होंने किसी और को रख करके काम करवाया। यानी सीखने ये मिलता है, अवसर जब भी आएगा आपको उस अवसर को पहचानना है, अवसर के साथ सही तरीके से अपना दृष्टिकोण बनाना है। यदि किसी आज के यूथ की मैं बात करूं तो वो नौकरी वाले को बोल के आ जाएगा, रख ले अपनी नौकरी, मैं जा रहा हूं। लेकिन विलास जी को यह पता था अंत में, भैया मेरे को आइसक्रीम तो यही देने वाला है। मैं यदि आइसक्रीम के क्षेत्र में जा रहा हूं और आइसक्रीम वाले से दुश्मनी करूंगा तो क्या मेरा धंधा फल फूल पाएगा क्या? यहां पर इन्होंने व्यापारी दृष्टिकोण से, व्यापारिक नजर से अपनी सोच को व्यापारिक किया। बोले मैं नौकरी करूंगा और साथ में तुम मेरी दुकान संभाल लो। सीखने लायक ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम किसी से भी सीख सकते हैं, और जिंदगी सिर्फ सिखाने के लिए आती है। विलास जी, आइसक्रीम तो हो गई, लेकिन आइसक्रीम से आगे ट्रेवल्स के बारे में आप क्या कहेंगे? सिद्धिविनायक ट्रेवल्स तक पहुंचने का क्या उसके पीछे भी कोई एक घटना, कोई एक कहानी है जिससे कोई एक सीख निकल करके आ सके? विलास जी। सर, मेरा जो बड़ा भाई है वो मुझे बचपन से, हमारे घर में बहुत झगड़े होने के, मैं जब छोटा था तो मेरे डैडी बहुत बड़े पॉलिटिशियंस थे, और उनका सपना था कि मैं कुछ पढ़ लिख के साइंस में जाके कुछ बहुत बड़ा ऑफिसर बनूं। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक रूरल एरिया में जो इंग्लिश का प्रॉब्लम आता है, और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हम लोग महाराष्ट्रियन लोग जो है ना, हमें बचपन में कभी ऐसा सिखाया नहीं जाता है कि आपको किसी से झुकना है। आपको बहुत, वो बोलते हैं ना, बहुत गर्म खून हर महाराष्ट्रियन लोगों में होता है। घर का वो जो गर्व होता है वो बहुत कुट कुट के भरा हुआ होता है हमारे में। तो मेरे पिताजी ने मुझे दुलिया के बहुत बड़ा कॉलेज जो है एसएसवीपीएस कॉलेज, इस कॉलेज में मुझे 11th साइंस में एडमिशन लिया था। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं सर, आपका फील्ड है एक एजुकेशन फील्ड में, कैसे कैसे जिंदगी में ऐसे समय आते हैं। तो जो शहरी भाग से आने वाले जो स्टूडेंट्स होते, तो बहुत स्कॉलर थे, बहुत फ्लुएंट रहते थे, उनको बहुत सारा उनका टाइम एजुकेशन में रहता था, वो बहुत लोग होशियार होते थे, बच्चे लोग हमारे साथ पढ़ने वाले। और हमारे जैसे पॉलिटिशियन के जो बच्चे होते थे, जो जिनका वशीला होके वो स्कूल में कॉलेज में दाखिले लेके आते थे, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आता था। तो हमारे एक फिजिक्स के, पता नहीं मुझे याद नहीं वो टीचर का, वो हमारे प्राध्यापक कौन थे, प्रोफेसर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनका एक थीम था। वो क्या कर लगे, वो इतना फास्ट इंग्लिश में हमको पढ़ाने के कि वो तो पहले तो हमको समझने का नहीं वो क्या सवाल पूछ रहे, तो उसका जवाब देना तो दूर दूर तक आसानी नहीं। तो वो बाकी सब 80% बच्चे तो देते थे जवाब, और एकदम फास्ट देते थे। तो तभी हमें ऐसा लगता था ना, तो हम किस झाड़ की पत्ती है, हम खुद को तो बहुत बड़े बड़े समझते हैं, लेकिन इस दुनिया में तो हमारा
पर ये जब मैं कॉलेज से जाता था घर पे, तो मेरा बड़ा भाई मुझे बचपन से ही बोलता था कि हमें बहुत गाड़ियां लेनी है, हमारे घर में बहुत बड़ी जमीन है, उसके लिए माल वाहतुक करने के लिए हमें ड्राइवर के भरोसे चलना नहीं है, हमें खुद ड्राइवर बनना है। तो बचपन से ये चाह थी। और ड्राइविंग जॉब जो है ना, ये इतना राजेशाही जॉब है। तो मेरा आइसक्रीम का जो बिजनेस है, इसको रिलेटेड मेरे को बिजनेस जो था, क्योंकि उस जमाने में दुकानें बहुत छोटी छोटी थी, छोटे दुकान में आप दूसरा कुछ व्यापार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जगह बहुत कम रहती है। अगर एडिशनल आपको कुछ व्यापार करना है, तो उसके लिए बहुत सारे और मशीनरी आती है, फर्नीचर आता है, इन्वेस्टमेंट आती है। तो उस जमाने में मैं खुद ड्राइवर था, मुझे पूरी दुनिया का ज्ञान था, एयरपोर्ट पता था, शहर पता थे, कैसे कैसे गाड़ियां चलाना वो पता था, मुझे ज्ञान था, नए नए ड्राइवर लोगों को कैसा बनाना वो सब मुझे नॉलेज था। और सबसे मैं इसको पॉजिटिव, एक मेरे बिजनेस को रिलेटेड एक बिजनेस कैसा था कि हर आइसक्रीम खाने वाला जो कस्टमर होता है, ये बहुत रिचेस्ट आदमी होता है, इसको हर चीज चाहिए, इसको फ्लैट बेचना है, इसको फ्लैट भाड़े से चाहिए, इसको दुकान बेचना है, इसको ऑफिस चाहिए, इसको कल बॉम्बे एयरपोर्ट जाना है, बॉम्बे मंत्रालय जाना है, उसको गाड़ी चाहिए, उसको ड्राइवर चाहिए। ये मुझे बैठे बैठे एक व्यापार मिल गया, और मैंने बहुत क्रिएशन करके धीरे धीरे मैंने खुद की गाड़ियां ली, बहुत सारे गाड़ियां ली। पर आपको लिमिटेशंस आते हैं हर बिजनेस में। अगर आपके पास उस जमाने में एक गाड़ी है, दो गाड़ी है, और आपके पास तीसरा बुकिंग आया, चौथा बुकिंग आया, पांचवा बुकिंग आया, तो आप अगर बिजनेस माइंडेड हो, व्यापारी नॉलेज, आपको व्यापार करना चाहते हो, दो पैसा कहां से भी कमाना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग चलता है। फिर मैं, हम लोगों में से ग्रुप में से किसी की गाड़ी खड़ी है, तो उसको हम बुकिंग देने के, ऐसे कर करके हमारे पास, मेरे पास उस जमाने में 200 250 डिफरेंट टाइप की कार मेरे अंडर गाड़ी से चलती थी, जो मैं लोगों को व्यापार देता था, बिजनेस देता था, उनको बुकिंग देता था। तो मुझे दोनों टाइप से, एक तो गाड़ी मिल गई, मेरा कंज्यूमर को वो गाड़ी मिल गई, उसका काम हो गया, मेरा ग्राहक दूसरी जगह का डाइवर्ट नहीं हुआ। इस हिसाब से मैं ट्रैवल्स इंडस्ट्री में घुसा, और आज मेरा ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत बोलबाला है। मैं लिमिटेड काम करता हूं, लेकिन टाइमिंग का काम करता हूं, प्रीमियम क्लास कस्टमर को सर्विस देने का काम करता हूं। मेरा इज्जत से मेरी ट्रैवल इंडस्ट्री में मेरे ग्राहक मेरा नाम लेते हैं, कि ये, क्योंकि ये ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत घड़ी के एक हर सेकंड पे चलने वाला एक इंडस्ट्री है। अगर आप मेरे पास से गाड़ी रेंट से ले रहे हो, आपने बोला कि मुझे कल एयरपोर्ट पे जाना है, सुबह 5 बजे गाड़ी आनी चाहिए, तो आपका नेक्स्ट 4 घंटा, आपका एक एक मिनट आपका प्लानिंग का होता है। अगर मैं मेरे तरफ से कुछ गलती करता हूँ, 1 घंटा गाड़ी लेट भेजता हूँ, तो आपका प्लेन मिस हो सकता है। तो ऐसी गलतियों में उस कस्टमर का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और शुरू शुरू में हमने, हमारा हुआ भी है बहुत सारा है, पर हमने उससे सीखा है बहुत, हमने मेहनत किया, लगन से हमने बहुत फाइट करके अच्छे सर्विस देने के काम किए। हमारे न जाने ड्राइवर लोगों को न जाने कितने प्रॉब्लम्स आने की सर्विस देने में, लेकिन हम ड्राइवरों को एक ही बताने के कि भाई हमारा काम ही है, आपको क्या चाहिए, 200 रुपए में नहीं परोड़ता है, तो मेरे किस्से से आप 100 रुपया लो, ज्यादा लो, मेरे किस्से से लो, मुझे कमीशन मत दो, लेकिन इस पार्टी को हमें सेवा देना है, मुझे नाराज नहीं करना है। इस तरह से मैं ट्रैवल लाइन में घुसा, और न जाने कितने लोगों ने मुझे, मेरे पास से गाड़ियां लेके दी है। मैं न जाने कितने ड्राइवर लोगों को, 4 5 6 7 8 हजार ड्राइवर लोग मैंने तैयार किए। और मेरा काम करने का तरीका ऐसा था कि मैं कोई एक्सपीरियंस होल्डर आदमी को काम नहीं देता था। मैं जो नया नौजवान है, जो किसान का बच्चा है, जो कोई खेड़े से आया है, उसको कुछ पता नहीं, उसको मैं, ऐसे बहुत सारे हजारों ड्राइवर मैंने तैयार किए। आपको जानकारी के लिए बता दूं साहब, मैं कभी कभी किधर, अभी नासिक बहुत बड़ा बढ़ गया है, नासिक का किधर महाबलेश्वर जाने का होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों की मीटिंग होती है, बड़े बड़े कंपनियों के कॉन्फ्रेंस होते हैं, मुझे जाना पड़ता है कि 10 12 साल से कंपनियां इनवाइट करती है, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, बहुत सारे कंपनी के मीटिंग रहते हैं, जाना पड़ता है। तो मैं कभी कभी पार्किंग में मेरी इनोवा लगाता हूँ, मेरी कार लगाता हूँ। तो वहां पे आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरे 20 20 25 25 साल पहले मेरे पास काम करने वाले नौजवान जो ड्राइवर रहते हैं, वो मेरे पैर छूते हैं और मुझे बोलते हैं कि साहब, मेरी जिंदगी में पहला मेरा इंसान ऐसा था कि आपने मुझे किसी ने नहीं मुझे ड्राइवर रखा था, आपने मुझे ड्राइविंग का उसका मौका दिया।
और आज कोई बोलता है मैं स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी करता हूँ, मेरा परमानेंट जॉब है, मुझे 50,000 सैलरी है, मुझे लाख रुपए सैलरी है, मैंने बंगला लिया, मेरी खुद की 4 गाड़ियां है। जब ये सुनता हूं ना सर, ऐसा लगता है ना कि मेरी जिंदगी का सोना हो गया। और वो लोग बोलते हैं कि अगर आपने तब हमें वो अवसर ना दिया होता तो हम इस मुकाम पे नहीं पहुंचे होते। और न जाने ऐसे कितने उदाहरण है। लोग, आपको जानकारी लिए बोलता हूं, इतना प्यार मोहब्बत देते हैं आपको, इतना सराहते हैं। और मैं इस विषय पे ऐसा शेयर करना चाहता हूं, मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया। एक सिंपल सी न्यायिक जिंदगी जिया हूं, और परमात्मा ने मेरी झोली में कितना बड़ा ये बोलते हैं ना, एक इतना बड़ा ये दान दे दिया मेरी झोली में। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, जिंदगी जीना, कुछ भी हो, व्यापार हो, हमारा पेशा कोई भी हो, हम न जाने किसी भी फील्ड में काम करते रहो, हमारे हाथ हमारे दुनिया के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे परिवार के लिए अच्छे ऐसे अगर रहे, दो ही हाथों से अगर हम दुनिया को दे रहे, तो न जाने कितने हाथों से वो परमात्मा हमें देता है। ये मेरे बारे में मैं न जाने कितने सालों से देख रहा हूँ। इसके लिए ये ट्रैवल्स की एक ये है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं सर, मेरी खुद की गाड़ियां न जाने कितने लाख किलोमीटर चली है। मेरे पे भाड़े पे चलने वाले लोगों की गाड़ियां न जाने कितने लाख किलोमीटर चली है। लेकिन 25-30 साल में परमात्मा की दया से मेरी ट्रैवल्स की गाड़ी से आज तक कोई ऐसे एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई। ये कितने लोगों के आशीर्वाद हमारे इससे जुड़े हैं, हमारे इंस्टीट्यूट से। क्योंकि ये भी इंडस्ट्री कोई आसान इंडस्ट्री नहीं सर। इसमें आप थोड़ी भी गलती करते हो तो आपको आपकी जिंदगी की पूरी कमाई हुई प्रॉपर्टी बेच के वो इंश्योरेंस और उनकी भरपाई आपको देना है। तो मैं ये भी कहूंगा कि देखो, परमात्मा, अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो आपकी गाड़ी की, जिंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग खुद जैसे अर्जुन के रथ पे विष्णु जी भगवान बैठे थे, वैसे हमारे जैसे एक आम इंसान की गाड़ी हमारा परमात्मा ही चला रहे हैं, न जाने कितने सालों से। भाई पिछले जुलाई से लेकर के अब तक जितने भी सेशंस किए हैं और जो शायद आगे होने होंगे, उसमें यदि कोई दिल खोल करके बात करने वाला व्यक्ति मिला है, जो दिल खोल करके चेहरे पे मुस्कुराहट लाकर बताने वाला व्यक्ति मिला है, तो उनमें से एक विलास जी आप हैं। आपने एक बहुत अच्छी सी बात कही है, यदि आप अच्छा काम करेंगे तो आपके गाड़ी की ड्राइविंग, यानी आपके गाड़ी की स्टीयरिंग, आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग ईश्वर के हाथों में होगी। ईश्वर आपको हमेशा सहायता करेगा, मदद करेगा। और आदरणीय विलास जी ने जो एक अच्छी सी चीज बताई, उन्होंने अपनी जिंदगी में जो किया, अपनी तरफ से जिसकी जिसकी मदद की, आज उसका प्रतिफल उन्हें बैठ करके मिल रहा है। और एक चीज हमने सीखा कि जिंदगी में कभी भी मेहनत का और ईमानदारी का कोई तोड़ नहीं है। मेहनत और ईमानदारी, ये दो ऐसे अल्फाज हैं, लफ्ज हैं, शब्द हैं, जिन्हें गंभीरता से यदि लिया जाए तो ये जिंदगी बदल सकते हैं, और गंभीरता से ना लिया जाए तो भी जिंदगी बदल सकते हैं। विलास जी, एक अच्छे व्यवसायी तो आप हैं, एक अच्छे सक्सेसफुल सफल व्यवसायी आप हैं, लेकिन राजनीति का चस्का कैसे लग गया? मेरी जानकारी में, और जब मैं आपके बारे में पता कर रहा था, जब चीजें देखी, तो आपने 2019 का लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव लड़ा है। और भाई दोनों को इंडिपेंडेंट लड़ा आपने। एक तो शायद आपने आम आदमी पार्टी के टिकट पे लड़ा, और दूसरा आपने व्यक्तिगत इंडिविजुअल लड़ा। ये जो राजनीति का चस्का है, राजनीति में उतरने के बारे में आप कैसे अचानक से दिमाग में आया कि राजनीति में उतरना चाहिए? आम आदमी पार्टी से आपकी काफी, उनके विचारों से आप काफी सहमत हैं, उनके विचारों को बहुत कुछ मानते हैं। अचानक से राजनीति क्यों? क्या ऐसा कारण आया कि राजनीति में जाना पड़ा? आपको जानकारी के लिए बताऊं सर, जब आप
आपके विचार अच्छे हो, आपके काम अच्छे हो, तो आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, आप बोलते हैं ना, लोगों के दिलों पे राज करोगे आप। ऐसा ही मेरा बहुत सिंपल रहना, बहुत आसान, और हर इंसान को खुश रखना, छोटे से बड़े बूढ़े जितने उनको। और आइसक्रीम ये फील्ड ऐसा है ना कि छोटे बड़े बूढ़े न जाने कितने इतने खुश होते हैं कि वो तुम्हें तुम्हारा एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं ये सब लोग। और मेरा स्वभाव ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों बनना पड़ा, इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है। मैं इस व्यापार की नीति कोई विरासत में लाया नहीं था। मुझे परमात्मा ने इतनी बड़ी व्यापार की, इतनी बड़ी गद्दी पे मुझे बिठाया है, तो ये मेरा सौभाग्य है, मेरी जिंदगी का मैंने सोना किया है। इसके लिए मैं इसे खोना नहीं चाहता हूँ। मैं एक सिंपल सा मेरा थिंकिंग है, और मेरा जीने का तरीका ये है कि मैं चाहता हूँ मेरे पास आने वाला हर इंसान वो मेरा ग्राहक नहीं, उससे मैं विचारों का आदान प्रदान करता हूँ, और खुले दिल से करता हूँ। देखिए, जब अन्ना हजारे जी ने व्यापार व्यापार और पॉलिटिशियन, ये बहुत अलग अलग दो विरोधाभास है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे व्यापारी मित्र जो है, बड़े बड़े नासिक के बहुत किंग लोग हैं, बहुत बड़े बड़े अब्जाधीश लोग हैं, वो मुझे गालियां देते कि साला चूते आदमी है, कि ये इतना अच्छा धंधा छोड़ के इस लाइन में जा रहा है, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे रीजन ऐसा होता है सर, जो आने वाले लोग जो होते हैं, आपसे मिलने वाले लोग जो है, वो आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनका जो सुझाव रहता है आपको कभी कभी टालना नहीं पड़ता है। 15-20 साल से मेरे दुकान पे आने वाले लोग मुझे बहुत फोर्स करने की कि आपको इस कारपोरेटर के इलेक्शन में नासिक म्युनिसिपल कारपोरेशन में खड़ा रहना है। हर इलेक्शन में मेरे साथ झगड़ा करते थे, मैं उनको झूठ मूठ उनका दिल रखने के लिए मैं करता था, कहता था कि सर इस टाइम पे तो मैं भरूंगा ही, फॉर्म भरूंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। तो ऐसे 3 बार हुआ। पर मेरे को चाहने वाले लोग जब बोलते थे ना, मुझे गालियां देते थे, मेरे दुकान पे आके गुस्सा करते थे, कि वो बोलते थे कि आप जैसा इंसान आमदार खासदार बन सकता है, आपकी इतनी पैर है, आपने इतना काम किया है, न जाने आप दिखाते भी नहीं, आपने किधर। और मेरी जिंदगी का एक कमाई ऐसा है सर, मैंने आज तक मैंने देखो, आपसे शेयर करने के लिए मुझे बहुत गर्व महसूस होगा कि मैं कहां पे भी, मेरे को बहुत सारे लोग मेरे स्पीच सुनने के लिए बेताज रहते हैं, और मुझे जब बुलाते हैं तो मेरा मैं शुरुआत ऐसा करता हूँ, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभू महाराज। उसके पीछे रीजन ऐसा है, 400 साल पहले जब मुगल राजा जब अपने हिंदुस्तान पे आक्रमण करते थे, 5-5 लाख सेना लेके, न जाने कितने हिंदुओं पे अत्याचार करते थे, उस जमाने में इस माता ने, जिजाऊ जैसे माता ने शिवाजी महाराज जैसा जगत जेता योद्धा निर्माण किया, शंभू महाराज जैसा जगत जेता राजा, उनको उन्होंने कितने न जाने कितनी क्रांति की। आज दुनिया में ऐसे राजा पैदा ही नहीं हो सकते, उन्होंने हमारे इस मिट्टी में न जाने कितने पराक्रम करके दिखाए हैं। तो उस सोच से, हमारी इस मिट्टी से, अन्ना हजारे जी ने जब आंदोलन किया, रामलीला मैदान पे जब आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल जी, श्री श्री रविशंकर, रामदेव बाबा, न जाने किरण बेदी जैसे न जाने कितने महान लोगों ने क्रांतिकारी वो आंदोलन करके एक भाजपा सरकार बनाने के लिए ऐसा माहौल तैयार किया, और वहां से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। और हम जिस महाराष्ट्र नीति से जुड़े हैं, हमारे खून में एक ऐसा है कि दुनिया भर में कोई भी फील्ड में कोई भी आदमी अगर अच्छा काम कर रहा हो तो उसे तुम्हें सपोर्ट करना है निस्वार्थ भाव से, और आपको उसे प्रमोट करना है। फिर आपके पास क्या है, ज्ञान है, पैसा है, धन है, दौलत है, पावर है, विचार है, ये सब कुछ देना आपका पहला फर्ज बनता है। ये हमारी छत्रपति शिवाजी महाराज, जिजाऊ माता और शंभू महाराज की एक नियति, और उन्होंने हमको ये सिखा के गए हैं। उस हिसाब से मुझसे जब इतने मेरा परिवार लड़ता था, झगड़ता था, आपको इलेक्शन में खड़ा रहना है, तो मैंने ठान लिया कि इस इलेक्शन में मुझे खड़ा रहना है। और उस साल के जो कारपोरेट के इलेक्शन थे, उसमें मैंने फॉर्म भरा, एक बेसिक चीज तैयार की। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं सर, इस इंडस्ट्री में, राजनेता की इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं,
आपको एक जुरड़ के जैसे चुरड़ सकते हैं लोग, इतने बड़े बड़े मास्टरमाइंड बैठे। तो उस जमाने में क्या हो गया, मेरा तो फॉर्म ये हो गया, और मेरा 11th आवर को जब मेरा फॉर्म में नाम आना चाहिए तो मेरा वोटर लिस्ट से नाम ही गायब कर दिया, मेरा नाम ही नहीं। तो मेरे मेरे से जुड़ने वाले बहुत सारे नौजवान थे, बहुत सारे ये, तो उन्हें उनके साथ में जब बात कर रहा था, उनके साथ जब चर्चा होने की, तो मुझे मजाक मजाक में बोलते थे कि साहब अगर आपका नाम काट दिया वोटिंग लिस्ट से तो आप क्या करेंगे, क्या उखाड़ लोगे इन लोगों का। तो तब मैं उनसे बताता था ऐसे, अपने दोस्ती यारी में शेयर करता था कि मैं इनको जिंदगी भर उनको फाइट करूंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं किसी को, ये कितने भी बड़े क्यों ना हो, न जाने कितने क्यों ना ताकतवर हो, मैं इनको जिंदगी भर लड़ूंगा और इस सिस्टम को सुधारने का ईमानदारी से प्रयास करूंगा। ये मैं जब बातें करता था ना, तो मैं इस लफ्ज में अटक चुका था। तो अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको, तो आपका फॉर्म बाद हो जाएगा। तो मेरा भी बाद हुआ, तो मैंने बहुत सारे केसेस दाखिल किए, 2 साल से वो केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। हमारे साथ 26 लोगों ने इलेक्शन में केसेस दाखिल किए थे, तो सिर्फ हमारे 2 लोगों के ही केसेस कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, वो अभी तक केस चल रहे। पर उसके बाद मैंने जब ठाना कि मैं बहुत बड़े बड़े लोगों का एक किताबें पढ़ता हूँ, उनके विचार पढ़ता हूँ, दुनिया पे कितने लोगों ने राज किया है हर फील्ड में। अब्राहम लिंकन करके अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, उनकी जिंदगी का एक ऐसा एक मकसद था कि उन्होंने इतने रिकॉर्ड किए हैं, कि उन्होंने इतने चुनाव लड़े और इतने चुनाव में वो गिरे, ये उनके नाम पे एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उसके बाद वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, ये उनकी उपलब्धि थी। तो मुझे राजकारण से और राजनेता से कुछ लगाव नहीं है, पर मैं आम आदमी पार्टी से इसके लिए जुड़ा था कि अरविंद जी केजरीवाल और न जाने हमारे जैसे कितने कार्यकर्ता घर दार छोड़ के, घर बोलते हैं ना, दिन दिन भर किसी के खिसे में रुपया नहीं, लेकिन काम करने की इच्छा, देश प्रेम, देश के लोगों के लिए कुछ करने की जुनून, ये हमने देखा और हमने उस पार्टी में आए। तो उस दिन से मैंने कसम खाई है, आने वाले हर चुनाव में खड़ा रहूंगा और लोगों से अपील करूंगा, एक ही अपील करूंगा, मैं तुम्हारे पास वोट नहीं मांगूंगा, अगर मेरा काम आपको दिखता है तो ही मुझे वोटिंग करो। मुझे आपका हाथ जोड़ के, गिड़गिड़ा के और वो झूठी शान शौकत दिखा के, झूठे पैर पड़ के वोटिंग नहीं चाहिए। मुझे आपका दिल से आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, फिर आगे लोकसभा इलेक्शन आया। लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ है सर, हर बड़े बड़े पक्ष का बहुत सारा बड़े बड़े आपको बैकएंड में बहुत काम करना पड़ता है। बहुत बड़ी दुनिया है राजनीति में, आसान काम नहीं हो। अरविंद जी केजरीवाल साहब ने पहले तो डिक्लेयर किया हमको लोकसभा लड़ने की है। उसके पहले लोकसभा में हमें कैंडिडेट दिए थे, लेकिन बहुत प्रॉब्लम आए, थोड़ा सा हम लोग कम पड़े, क्योंकि बहुत पैसा लगता है, बहुत ताकत लगती है, बहुत 2 नंबर के काम करना पड़ता है, और वो हमारे पक्ष के पास नहीं था। तो फिर क्या हो गया, अरविंद जी ने महाराष्ट्र में उस इलेक्शन में महाराष्ट्र से न लड़ने का निर्णय लिया कि हम लोग उम्मीदवार खड़े नहीं कर रहे थे। तब तक तो मेरी तैयारी थी आम आदमी पार्टी की टिकट पे मुझे लड़ना है, लेकिन फिर बाद में मुझे इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा। बहुत सारे पक्ष मुझे ये दे रहे थे, लेकिन मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो मन है, मेरी जो भावना है, मेरा जो चाल चलन है, 30-35 साल मैंने जो काम किया है, हर पक्ष का नेता बोलता है कि तुम्हें हमारे इशारे पे नाचना पड़ेगा, हम बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा, वो तो मेरे खून में है नहीं। मुझे राजनीति में आना है, ये देश की जनता की सेवा के लिए आना है, मुझे राजनीति से कुछ पाना नहीं है, मुझे कुछ देना है। इस इंसानियत के भाव से मुझे आना था, इसके लिए मैंने राजनीति में आया। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं लोकसभा में खड़ा रहा तो मैंने आइसक्रीम निशानी मैंने ली, मेरा बिजनेस के हिसाब से आइसक्रीम निशानी ली, और न जाने हजारों लोगों ने मुझे वोटिंग किया, हजारों लोगों ने मुझे सर पे उठा के नचाया, और हजारों लोगों ने मुझे मैं गिर गया। और इंडिपेंडेंट जितने उम्मीदवार थे, 18 उम्मीदवारों में से 14 उम्मीदवार इंडिपेंडेंट थे और 4 उम्मीदवार कोई बड़े बैनर पे लड़ रहे थे पक्ष के। तो उन
इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के सेकंड लिस्ट पे लोकसभा में मुझे वोटिंग मिला। मैंने किसी को एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया, और उन सब मेरे मुझ पे प्यार करने वाले हजारों लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे इतना विश्वास रखा और इतना प्यार दिया मुझे। फिर बाद में विधानसभा आया, विधानसभा में मुझे बहुत कम वोटिंग गिरा, क्योंकि क्या होता है जब आप कुछ सच्चाई का रास्ते से चलते हैं तो आपके बहुत सारे विरोधक पैदा होते हैं, बहुत सारे लोग आपको काउंटर करते हैं, और बहुत सारे लोग सतर्क होके पहले ही आपको बात करने के लिए बहुत सारी नीतियां अपना चुके रहते हैं। और मेरा नासिक मार्केट में मेरा डर से कि ये कहीं चुन के ना आ जाए, इसके लिए पहले से ही लोगों ने विधानसभा में मेरा दुष्प्रचार किया, बहुत सारा प्रचार किया। तो भी मैंने जो कसम ली थी कि मुझे राजनीति में आना है, कुछ अच्छा करने के लिए आना है, ये देश की तरक्की के लिए आना है, देश के हर तबके के लिए कुछ करके दिखाना है, इस ईमानदारी की भावना से मैं उस राजनीति से जुड़ा हूं। विलास जी, विलास जी हैं भाई। विलास जी को सुनना और सुनते हुए उनकी बातों को गौर करने के बाद ये समझ में आता है कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति अपने आप में मस्त व्यक्ति है। राजनीति में इसलिए नहीं जाना था कि वहां से कुछ कमाना है, राजनीति में इसलिए जाना था ताकि वहां पर ये कुछ दे सके। आप लोग यदि माय नेता पोर्टल पर जाएंगे, महाराष्ट्र के चुनाव के जो सबसे करोड़पति उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में आप विलास देसाले जी का नाम पाएंगे। दूसरा, जिस व्यक्ति पर एक भी केस दर्ज नहीं है, आप इनका नाम पाएंगे। यानी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें और भी लोग हैं, 1000 कुछ लोग हैं, मैं करोड़पति की बात कर रहा हूं। सो वो महाराष्ट्र के 1050 के आसपास शायद कुछ संख्या है, इन्होंने जगह बनाई, इन्होंने एक पहचान पाई, और सबसे बड़ी चीज, पागलपन कहें, एक जुनून कहें, कि अपना चुनाव चिन्ह तो आइसक्रीम ही रखा। अब यहां पर भी देखिए भाई इसकी व्यापारिक दृष्टि कितनी अच्छी है कि कम से कम वोट नहीं मिलेगा तो चलेगा, धंधा तो फलेगा फूलेगा, लोगों को पता तो चलेगा भैया मैं विलास देसाले, मैं आइसक्रीम वाला हूं, वहां पर आ जाइए, मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा। तो ये जो व्यापारिक बुद्धि है, ये तीक्ष्णता है, ये सही रूप में विलास देसाले जी से देखने मिलती है कि कितने वोट मिले। और ये व्यक्ति बहुत ही खुशी खुशी एकदम क्या कहेंगे हम उसे, एंजॉय करके बता रहा है कि भाई देखो मैं उसमें गिर गया। दरअसल जो हिंदी साइडर है, मैं उनको बता दूं कि महाराष्ट्र में गिर गया का मतलब होता है पराजित हो जाना, हार जाना, लॉस कर देना, गिर जाना। तो भाई ये चुनाव में भले ही हार गए, लेकिन चुनाव में हारने के बावजूद भी जो एक अलग दृष्टिकोण इनका है, नजरिया इनका है, ये नजरिया यकीनन देखने लायक है। सो विलास जी, मजा आ गया। लेकिन ये जो किस्सा आपने सुनाया, ये जो बातें आपने बताई, चलिए मैं थोड़ा सा राजनीति से वापस आता हूं। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का चित्र लगा रखा है, आप हर वाक्य में शिवाजी और जिजाऊ का जिक्र करते हैं। ये बताएं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो व्यक्तित्व है, उनकी जीवनी है, उस जीवनी का विलास देसाले के जीवन पर क्या असर पड़ता है और युवाओं को उससे क्या सीख लेनी चाहिए? विलास जी। सर क्या होता है, हम बातें तो कर सकते हैं, लेकिन बातें करने के साथ हमें कुछ पराक्रम करना जरूरी होता है। देखो, हम अगर हमारे घर से बाहर निकलते हैं रोज की जिंदगी जीने के लिए, अगर हमारे सामने कोई 2 आदमी खड़े हो जाए तो हमारी पहले ही फट जाती है। और वो जमाने में न जाने हिंदू राजा नहीं थे क्या, हिंदू रानियां नहीं थी क्या, बहुत सारे हमारे संस्थान थे इस देश में, तभी भी बहुत बड़े बड़े राजे थे। लेकिन हर हिंदू राजा जो गुलामगिरी करता था मुगलों की, कोई किस वतन का मुल्क उसका नाम पे था, कोई कहाँ का था,
पूरे देखो हमारा जो हिंदुस्तान की जो जो नैसर्गिक इसका जो परिस्थिति है, हर एक छोटे छोटे कब्जे पे एक राजा होता था, एक रानियां होती थी। और ये होने के बाद इतनी रानियों में से जिजाऊ महासाहब जैसे ही लोगों को ही क्यों लगना चाहिए कि एक हिंदू लोगों का स्वराज्य होना चाहिए और मुगलों के साथ लड़ने के लिए एक ताकत होना चाहिए। और शिवाजी महाराज जी ने जो जो काम करके दिखाया ना दुनिया के लिए, वाकई दुनिया में कोई नहीं करके दिखाएगा। और हमारे लिए ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी विरासत है कि वो इतना इतना बड़ी ताकत है। आपको जानकारी के लिए बोल दूं, दुनिया का कोई भी आदमी अगर जय जिजाऊ जय शिवराय बोल दे और उसके बाद उसके अंदर का हार्ट बीट अगर वो चेक कर लेना, तो आपको मैं यकीनन बताता हूं कि वो बहुत फर्क महसूस करेगा। क्योंकि उस नाम में न जाने क्या जादू है, उस नाम में न जाने क्या पावर है, और आपको अच्छे जिंदगी के अच्छे रास्ते पे चलने के लिए वो ऑटोमेटिकली प्रेरित करते हैं। ये ऊर्जा है वो। और हम लोगों ने क्या सीखा है, इतने बड़े महान राजा जिनके पिताजी बहुत बड़े संस्थान के मालिक थे, जिजाऊ जैसे आओ साहेब जिनको पूरा दुनिया मां साहब कहते हैं, जिजाऊ आओ साहेब कहते हैं, उनके खानदान में बहुत बड़े बड़े राजे महाराजाओं की घर की वो एक सदस्य थी। उन्हें क्या जरूरत थी इतने बड़े योद्धा से, इतने बड़े बड़े दुश्मन से पंगा लेने का। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की जब उनको शपथ लेने की थी, तो उन्होंने पहला सिद्धांत क्या वापरा सर, बहुत बहुत वो इतने पंडित थे और जिंदगी जीने के लिए इतने बचपन से उनमें इतने गुण भरे थे। वो न जाने जन्म से उनमें खून में भरा था कि मुझे इस दुनिया के, इस हिंदुस्तान के छोटे छोटे गौर गरीबों के जो कष्ट है वो मुझे खत्म करना है। उस जमाने में एक रीति रिवाज होते थे, जो पशुओं के बलि दिए जाते थे भगवान को, बकरे की बलि, मुर्गे की बलि, न जाने कोई कोई कितने कितने बलि दी जाते थे, नर बलि भी दिए जाते थे और इंसान की भी बलि दी जाती थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब स्वराज की स्थापना की रायरेश्वर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, तब उन्होंने शुरुआत ऐसी की कि खुद की उंगली खुद के तलवार से काट के अपने खुद के एक कीमती खूनों से परमात्मा को अभिषेक किया, और तब से उन्होंने खुद की एक शुरुआत की। नजर तभी बहुत ही बचपन थे, उसका बचपना इतना था, और उसके साथ एक स्वराज की स्थापना करने वाले एक छोटे छोटे 6-7 बच्चे थे। स्वराज स्थापना करने में 6-7 छोटे ऐसे घूमने फिरने वाले बच्चे थे, और इनके साथ उन्होंने स्वराज स्थापित किया। और आज पूरी दुनिया जानती है उन्होंने क्या क्या न जाने कितने चमत्कार इस दुनिया में करके दिखाए। इसके लिए एक आइडॉल होना चाहिए। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं तो खुद इतना ज्ञानी है ही नहीं हूं, पर मैं इस ज्ञान को जरूर मानता हूं। हमारे देश में हर घर घर में ज्ञान पंडित है, हर घरों में परमात्मा ने देखो हर इंसान को जन्म में रखने के लिए जब उसको जन्म दिया है, तो पूरी ब्रह्मांड की ताकत उसमें भर के भेजा है। हमें हमारी ताकत खोजना है, हमें हमारी इस ताकत का यूटिलाइज अच्छा के लिए करना है, हमारे देश के कल्याण के लिए करना है, और हमारे इस देश की भलाई के लिए और देश की जनता के भलाई के लिए करना है। ये अगर हम लोग इतनी सिंपल सी चीज अगर हम लोग एक्सेप्ट कर ले, जो शिवाजी महाराज ने की, मां साहब जिजाऊ ने की, शंभू महाराज जैसे योद्धाओं ने की, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। और हमारे पास आइडॉल अगर है, अगर आपको जानकारी के लिए बोल दूं, आपने महाराज का टॉपिक निकाला, इसके लिए कह दूं, महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता है बाला साहब ठाकरे, जो वो मेरे भी आइडॉल है, कि उन्होंने जिंदगी में कभी किसी को नहीं छोड़ा आज तक। उन्होंने जब शिवसेना की स्थापना की, उनका एज था तब 46 ईयर, 46 ईयर उनका एज था, तभी उन्होंने शिवसेना स्थापन की। और जय भवानी जय शिवाजी नाम से उन्होंने आने वाले पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया में जितने चोर और नालायक लोग थे उनको किसी को नहीं छोड़ा, और उन्होंने उनका कोई पूरी दुनिया उनका बाल बाका कर सका। ऐसा इस नाम में ताकत है, ये हमने न जाने
हजारों सालों से हम देख रहे हैं, सैकड़ों सालों से हम देख रहे हैं कि उस नाम में इतनी पावर है, उस नाम की इतनी इतनी ताकत है। इसके लिए हम लोग एक आइडॉल रखना चाहते हैं, और उस इंसान ने इतनी नियत और नीति से और ईमानदारी से दुनिया में अपना ये काम करके दिखाया। देखो, ये पहले ऐसे इंजीनियर थे दुनिया में, उन्होंने अपनी कारकिर्द में 350 किले बनाए। आप ऐसी विरासत देखोगे महाराष्ट्र में कि एक एक किला न जाने कितने एकड़ों में, और वो बनाना कोई आसान चीज नहीं, सब कुछ संसाधन नहीं थे। आप पूरी दुनिया अगर जुड़ जाए तो वो स्टडी नहीं कर सकते। उनकी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतने किले बनाए और इतने फाइट किए, और उन्होंने जो जिस टाइप से गोरिल्ला वार किया, हम लोग क्या कर रहे हैं आज, हम लोग लड़ झगड़ के जो कर रहे हैं। और उन्होंने जब उस जमाने में युद्ध नीति बता दी, उन्होंने व्यापार नीति बताई, उन्होंने आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देखो, हर किला एक बहुत बड़े पहाड़ पे होता है, और पहाड़ पे ऊपर चोटी पे पानी, जिंदा पानी कैसा होता है कि इतने किले पे रहने वाले लोग हैं, उनको पानी मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। पहाड़ की चोटी पे बड़े बड़े कोठार रहते हैं पानी के, सबको पानी मिलता है। ये उन्होंने इंजीनियरिंग कहां से सीखी, कहां से किया, ये सब कैसे करके दिखाया, उनके पास क्या ज्ञान था, ये सब अचंभित करने वाले हैं। इसके लिए वो मेरे आइडॉल है, वो मेरे भगवान है, और उनका मैं प्रचारक भी हूं। और मैं उनका इतिहास का हर पन्ना मैं पढ़ता हूं, और मेरे दुनिया को एक ही बताता हूं, उनके जो जो अच्छे गुण थे वो सब अच्छे गुण हमें लेना चाहिए, और हमारा इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत कारगर है। विलास जी के पास में, मैंने आपको पहले बताया कि राजनीति ज्ञान है, व्यापारिक ज्ञान है, लेकिन समाज और इतिहास के प्रति भी ज्ञान, चीजों को, उन्होंने अब्राहम लिंकन का उदाहरण दिया कि अब्राहम लिंकन ने इतने चुनाव हारने के बाद यदि भाई बंदा अंत में जीत सकता है, तो विलास देसाले क्यों नहीं, रवि शुक्ला क्यों नहीं, कोई और क्यों नहीं। यदि हमारे अंदर जिद हो, जुनून हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने थोड़ा सा आगे आकर के एक नया उदाहरण दिया कि अब नासिक में जब जब चुनाव होंगे, विलास देसाले परमानेंट कैंडिडेट है जब तक कि जीत नहीं जाता, यानी विलास देसाले जी तब तक खड़े होते रहेंगे जब तक कि उनको जनता का आशीर्वाद नहीं मिल जाता। और एक चीज ध्यान रखिए, अपने पैसे का 1 रुपया का पानी भी नहीं पिलाऊंगा, यानी रिश्वत देकर के वोट नहीं लूंगा। मेरी आइसक्रीम पार्लर में आओगे, आइसक्रीम खाओगे, उसका पैसा जरूर लूंगा, मुफ्त का कुछ नहीं। यानी समाज के प्रति जो एक वोटों को बांटने की, खरीदने की राजनीति है, विलास जी उसको तोड़ना चाहते हैं। युवाओं में जो शिवाजी महाराज जी और इतिहास के प्रति जो रूखापन है, विलास देसाले उसको तोड़ना चाहते हैं, उसमें रूखेपन को हटाना चाहते हैं। समाज के प्रति जो नजरिया बदल गया है, विलास देसाले जी उस नजरिए को बदलना चाहते हैं। तो एक क्रांतिकारी विचारों के व्यक्तित्व, व्यापारिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में आज विलास देसाले जी इस लव जिंदगी के शून्य से शिखर तक के इस कार्यक्रम में हैं। और मैं जाते जाते अंतिम सवाल विलास जी से करना चाहूंगा, और अंतिम सवाल विलास जी ये है, जाने से पहले ऐसा क्या संदेश है, व्यापार, राजनीति, समाजशास्त्र, इतिहास, हर एक चीज आ जाए, क्या संदेश देकर के आप विदा लेना चाहेंगे विलास जी? ये हमारे प्रोग्राम का सबसे पावरफुल एक सवाल हो सकता है। उसके पीछे का रीजन बताता हूं मैं आपको। दुनिया में आज जैसी सिचुएशन कभी नहीं आई है। आज व्यापार करने के लिए देखिए, मोदी साहब उनके जगह ठीक है, मोदी साहब इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर है, उनको भी कुछ नॉलेज होगा, उनका भी कुछ ज्ञान होगा। उन्होंने आज पूरे देश के जितनी सरकारी यंत्रणा थी सब बेचने का ठान लिया है।
बेच चुके हो, न जाने कितने प्लेन बेच चुके हैं, LIC बेच चुके हैं, न जाने सब बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर चुके हैं। और हमें देखो, दुनिया का इस देश हिंदुस्तान की इतनी बड़ी उपलब्धि है कि हमें सच्चाई का एक सामना करना होगा। सच्चाई हमें एक्सेप्ट करनी होगी, देश के हर नागरिक को। ये कोई बहुत बड़ा प्लान हो सकता है मोदी जी का कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद कुछ बहुत सारा अलग ये हो जाए उनके। हम तो देखो, मुझे तो बहुत सारे लोग पहले पहले आम आदमी पार्टी का में ये था तो बहुत लोग गालियां देने के, लेकिन आज मेरे नासिक में हर पार्टी का नेता मुझे प्यार करता है कि उनकी नजरों में मैं बहुत अलग इंसान हूं। उनको ये लगता है कि ये एक अलग पर्सन है, इसका जुनून अलग है, इसका कामकाज करने का तरीका अलग है। इसके लिए मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले इस देश, इतने महान देश के प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी को पहले पक्ष भेद बाजू में रखते उनको जिंदगी का आयु मांगा मैंने। और इस रीजन में मैं एक बताऊंगा कि आज दुनिया में हिंदुस्तान की पोजीशन ऐसी हो गई है कि हम लोग महासत्ता बनने के लिए न जाने कितने हजारों साल ऐसा चांस नहीं आ सकता है। आज हमारे पास इतने संसाधन हैं, इतने संसाधन हैं, हजारों सालों में कभी उपलब्ध नहीं थे ऐसे संसाधन आज व्यापार करने के लिए उपलब्ध है। और व्यापार करना बहुत आसान हो गया है। हमें व्यापार करके, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज के डेट में एक वही इंसान जिंदा रहने वाला है जो व्यापारी दिमाग से जिएगा, जो व्यापार करेगा, जो हर छोटी छोटी चीज में बिजनेस माइंड अगर उसका रोल रहेगा, वो ही घटक जिंदा रह सकता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और मैं कहना चाहता हूं, मेरा सपना है ये, मैं जब तक, परमात्मा ने मेरी आयु कितना लिखा है पता नहीं, लेकिन हम जब तक जिंदे हैं ना तब तक हमारा देश हिंदुस्तान पूरी दुनिया में राज करना चाहिए, पूरी दुनिया में महासत्ता बनना चाहिए। और मेरा ये भी ख्याल है, न जाने कोई देश का नागरिक इतना मेहनत नहीं करता होगा। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला हर तक का, हर घटक मेरा जो देश का नागरिक है वो बहुत मेहनत कर रहा है। अगर वो अपना रोज का मेहनत, अपनी लगन, अपना प्लानिंग, अपना योगदान अगर सिस्टम से करे तो देश जादूगर की तरह महासत्ता बन सकता है। ये बहुत ही सिंपल रॉकेट साइंस है। जी, आदरणीय विलास जी ने ये बताया कि हमें अपने ऊपर विश्वास तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है कि इस देश की युवा शक्ति के पास में दिशा है, और दिशा के साथ साथ में बस इच्छा शक्ति को पैदा करके दिशा को सही दिशा में चलने की, और उसमें मेहनत और ईमानदारी, इन दोनों चीजों को अपनाना पड़ेगा। यदि इन्हें आपने गंभीरता से लिया तो जिंदगी परिवर्तित हो जाएगी। यदि आपने मेहनत को और ईमानदारी को गंभीरता से नहीं लिया तो भी जिंदगी परिवर्तित हो जाएगी। परिवर्तित किस प्रकार से करना है, यह निर्णय आप पर है। तो आदरणीय विलास जी, आप थे आज हमारे साथ द न्यू भारत के इस कार्यक्रम में। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ इतना है कि हम समाज में जिन्होंने संघर्ष किया है उनको सामने लाएं और उनकी कुछ कहानी उनको, और मैं दर्शकों को बता दूं और सब लोगों को बताऊं कि एक भी लाइन स्क्रिप्टेड नहीं होती है, चाहे वो अतिथि की तरफ से हो चाहे वो हमारी तरफ से हो। एक भी लाइन स्क्रिप्टेड नहीं होती, कोई सवाल पहले नहीं भेजे जाते, कुछ भी नहीं। हम चाहते हैं दिल से दिल की बात हो, ईमानदारी वाली बात हो, रटने वाली बात ना हो, क्योंकि जब व्यक्ति दिल से बोलेगा तब वो सच बोलेगा, अच्छा बोलेगा। जी विलास जी। मैं आखिरी एक वर्ड कहना चाहता हूं। आपने व्यापार नीति बताई ना, तो मैं आपको सही में इस आप ये मेरा जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो आप इतने बड़े व्यापारी हैं, इतने बड़े उद्योजक हैं, आप खुद
इस हिंदुस्तान के जितने भी बड़े चैनल है ना, जितने आज तक है, जियो न्यूज है, इंडिया टीवी है, रजत शर्मा है, न जाने कितने भी बड़े पंडित क्यों ना हो, उन सबको आप भारी है। उसका रीजन ऐसा है कि आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, इस होने के बाद भी आपके पास विचार है, आपके पास प्लान है, आप सक्सेस कर रहे हैं, आप हर तक के इंसान का विचार इस मेरे हिंदुस्तान के हर नागरिक को पहुंचाने का ये ईमानदारी से आपका जो प्रयास है, इस प्रयास को मैं जाते जाते ये कहूंगा कि हमारी महासाहेब जिजाऊ और हमारे शंभू महाराज, शिवाजी महाराज जो बोलते हैं की तुमच्या कार्याला मानाचा मुद्रा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या बात है। आदरणीय विलास जी ने जो इस वक्त तारीफ की, मैं उसके लिए पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन हाँ, मैं किसी के साथ में फिलहाल तुलना करने और कभी भी तुलना करने की कोशिश नहीं करता। काम है, करना है, ये चीज सही है कि संसाधन बहुत सीमित है, अपने एक मोबाइल के द्वारा ये सारा सब कुछ हो रहा है। सो आप सभी का प्रेम और स्नेह है कि आप सभी साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, और इसकी बदौलत ये सारी चीजें हो पा रही है। बहरहाल इंटरव्यू आज हमने विलास जी का लिया, तो हमने विलास जी के बारे में जाना कि विलास जी एक बहुत अच्छे, सरल, सिंपल और जिंदा दिल इंसान है। और जिंदा दिल इंसान के लिए मैं एक जाने से पहले यही कविता या ये पंक्तियां जो कि आज आपने यदि विलास जी को सुना है, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, इंसान चेहरे से और बातों से समझ में आ जाता है कि वो घुमाने फिराने वाला है या सच बोलने वाला है। जो व्यक्ति चेहरे पे मुस्कान के साथ दिल खोल के बात कर रहा है, वो व्यक्ति कभी भी आपको दिखाई देगा जैसा अंदर से है वैसा ही चेहरे पर है। तो मैं विलास जी की मेहनत, संघर्ष, सफलता के लिए सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आनंद परम जी की कविता है, पंक्तियां हैं, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, अरे बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा, कोशिशें जारी रख कर गुजरने की, कोशिशें जारी रख कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा वो चल निकलेगा। जी जी विलास जी। सर आपका, आप बड़े दिल वाले हो, जो आप प्रशंसा भी आपको नहीं चाहिए, पर आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं न जाने कितने न्यूज चैनल देखता हूं, पर आपके जैसे जो बोलते हैं ना, ये लफ्ज की जो कमाल है आपकी, और जो आप जो बोलते हैं ना, आपकी वाणी में से जो सामने वाले को जितना एक प्रेरित कर सकते हैं आप, और जो कॉन्फिडेंस है, ये परमात्मा ने दी हुई आपको देन है। और मैं आपको सच बताता हूं, जितने भी बड़े बड़े एंकर है ना, आप एक बार डिबेट दो, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे हिंदुस्तान की जितने मीडिया के एंकर है, इन सब से मैं चैलेंज करता हूं कि आए सामने, और आपके जैसे इतने कोई स्क्रिप्ट ना हो, कोई सामने कुछ ना हो, और इतना बेझिझक कोई गलती ना करके इतना अच्छा वाणी से ये काम करना, इसके लिए बहुत बहुत परमात्मा आपको आयु दे। और मेरे जैसे न जाने कितने लोगों के विचार इस हिंदुस्तान की धरती माँ के नौजवान और इनके आप विचारों से उनको धनी करे, और आपके माध्यम से इस देश का कल्याण हो, इसके लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। बहुत शुक्रिया आदरणीय विलास जी। बस जो दिल कहता है वो कहते हैं, लिखकर बोलने की आदत न बचपन से थी ना आज है, और जो दिल में आता है वो कहने का मेरे ख्याल से ज्यादा मजा आता है। सो आप देख रहे थे द न्यू भारत। द न्यू भारत के आज इस मंच पर थे आदरणीय विलास दिशाले जी। कार्यक्रम था आपका अपना
लव जिंदगी, और लव जिंदगी के भीतर आप देख रहे थे शून्य से शिखर तक। कल शाम ठीक 7 बजे मेरे साथ होंगे जम्मू दिल्ली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर, नागपुर से डायरेक्टर कम प्रिंसिपल साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल की, और साथ में गुजरात वापी से सिद्धनाथ पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मेरे साथ होंगे, और हम लोग बात करेंगे कोरोना और स्कूलिंग पर। तो कल शाम 7 बजे तक के लिए आपको मैं अलविदा कहता हूं। कल शाम 7 बजे जरूर मिलेंगे। विलास जी, एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया, और नासिक आने के बाद में आइसक्रीम साथ साथ खाएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। आदरणीय दयाशंकर तिवारी, मोहन जी, राजकुमारी सिंह जी, भाई किशोर काटोले जी, कल्पना जी, मेरे प्रिय विद्यार्थी होमेश पाटिल जो नासिक से आपको देख रहा है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जिनके नाम यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया, और आपका प्रेम स्नेह इसी तरह बनाए रखें द न्यू भारत के साथ। आप देखते रहें, और भावी अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे इस चैनल पर, हमारे इस पेज को लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।